लीजिए सुनिए डॉक्टर सुशांत कुमार द्वारा वर्तमान जीवन की विद्रूपता और यथार्थ को बयां करती एक लघु कहानी जिंदगी के लिए जद्दोजहद। मम्मा, आप दवा खाइए ना। पापा के साथ भैया मुबारकपुर अस्पताल में बैठा है। बोल रहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है, पापा के ऑक्सीजन लेवल में सुधार होने लगा है। पापा भी आपकी सेहत के बारे में भैया से पूछ रहे थे। आपको तो पता है कि भैया पापा का कितना ख्याल रखते हैं। पापा का भी भैया में ही जान बसता है, इसलिए तो भैया पापा के पास है और मैं आपके पास आया हूँ। आखिर आपका प्यारा बेटा जो हूँ। रोहित इतना कहकर पानी के बहाने मुंह पर हाथ रखकर रोते हुए बाहर निकल आया। मास्क ने भी उसके चेहरे के भाव को मां तक नहीं पहुंचने देने में मदद की। रोहित कोविड वार्ड में बाहर बैठकर सिसक सिसक कर रोते हुए कहता है, अब मुझसे यह अभिनय नहीं होगा और कितनी परीक्षा लोगे भगवान। फिर आंसू पोंछकर मुट्ठी बांधते हुए वह संकल्प लेता है, नहीं नहीं, कभी नहीं, मम्मा को तो कभी नहीं बताऊंगा, चाहे जो हो जाए। इतने में रोहित को याद आती है कि आज सर्किल ऑफिस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। वह तुरंत गाड़ी निकालता है और अपने शाखा में पहुंच जाता है। वहां ग्राहकों की भीड़ देखकर थोड़ा असहज जरूर होता है, लेकिन सभी स्टाफ को काम करते देख निश्चिंत भाव से केबिन में चला जाता है। कंप्यूटर को चालू करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू होने का इंतज़ार करने लगता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रारंभ होते ही आवाज़ आती है, हाउ आर यू मिस्टर रोहित, आई होप यू एंड योर फैमिली वेल नाउ। सर, बस इतना ही बोल पाया था रोहित कि उधर से आवाज़ आई, लेकिन ऐसे काम कैसे चलेगा मिस्टर रोहित। लगातार सभी पैरामीटर्स पर तुम्हारा ब्रांच नीचे जा रहा है। मैं मानता हूँ आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बैंक को इससे क्या लेना देना। नो नो, नॉट एट ऑल। यही चलता रहा तो आपको शहर के बाहर निकालकर किसी रूरल ब्रांच में पोस्टिंग करनी होगी। आई एम सॉरी मिस्टर रोहित, आपकी वजह से पूरे सर्किल का परफॉर्मेंस बिगड़ गया है। किसके घर में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस बैंक की नौकरी की बदौलत आपके पास गाड़ी है, फ्लैट है, बच्चों की पढ़ाई और समाज में इज्जत है, रुतबा है, तो उसके प्रति आपको ईमानदार तो रहना ही पड़ेगा। सर, मुझे कुछ दिन और दिए जाएं, मैं अपने ब्रांच का परफॉर्मेंस सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा। इतना कहना था कि सर्किल हेड जिंदल साहब गुस्से में बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर बोले, तुमसे नहीं होगा, कल तुम सर्किल ऑफिस रिपोर्ट करो, मैं देखता हूं तुम्हारा क्या करना है। सर प्लीज़, आप जानते हैं कि मेरे पिताजी की मृत्यु एक सप्ताह पहले से कोरोना से हो गई है और मेरी माँ जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रही है। उन्हें पिताजी के मृत्यु के बारे में डर से नहीं बताया है कि कहीं वो हिम्मत न हार जाए। सर प्लीज़ सर, मुझे एक मौका और दीजिए, कातर स्वर में रोहित ने अनुरोध किया। उधर से आवाज़ आई, नो 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 मिस्टर, मैं कैसे सर्किल ऑफिस चलाऊंगा। सबके घर में कोई ना कोई बीमारी है, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। अगर बहुत दिक्कत है तो नौकरी छोड़ दो ना। याद रखिए मिस्टर रोहित, नौकरी रहेगी तभी अपनी माँ को भी बचा पाओगे। सभी दर्द को भुलाकर आप सर्किल ऑफिस आइए, यही बात करेंगे। हम सब आपके दुख में सहभागी हैं। नेक्स्ट ब्रांच कौन है मिश्रा, बताओ, और रोहित के लिए एक लेटर टाइप करवा दो। जिंदल साहब ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए आदेश दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाप्त होते ही रोहित अपने केबिन में कुछ पल शांत भाव से बैठा रहा, मानो अभी उसने कुछ सुना ही ना हो। लेकिन जिंदल साहब की एक बात उसके दिमाग में बार बार उमड़ घुमड़ रही थी, याद रखें मिस्टर रोहित, याद रखें मिस्टर रोहित, नौकरी रहेगी तभी अपनी माँ को बचा पाओगे, तभी अपनी माँ को बचा पाओगे। कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहने के पे उसे ध्यान आया कि माँ का ऑक्सीजन सिलेंडर समाप्त होने वाला था। जीतन को केबिन बंद करते हुए कहकर वह सीधे अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर ने उसे बुलाकर स्पष्ट बोल दिया कि इन्हें किसी बड़े अस्पताल में शिफ्ट करना होगा, वेंटिलेटर पर रखना होगा, अन्यथा आप अपने रिस्क पे ही यहाँ रखिए। भैया, माँ की स्थिति बिगड़ रही है, उसे किसी बड़े अस्पताल में भर्ती कराने के लिए डॉक्टर ने बोला है। मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन किसी भी अस्पताल में वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है। अब क्या करें भैया, लगता है पापा की तरह माँ को भी नहीं बचा पाएंगे। अस्पताल के बाहर बैठकर रोहित अपने बड़े भाई सुमित को फ़ोन पर सारी बातें बताकर रोने लगा। सुमित उसे समझाते हुए कहता है कि तुम वहीं रुको, मैं कोई व्यवस्था करता हूँ।
फ़ोन रखने के बाद रोहित आकाश की तरफ देखने लगता है, मानो जैसे उसने आकाश के तारों के बीच बैठे अपने पापा से अपनी माँ के लिए दुआएं मांगी। गला सूख रहा था, लेकिन पानी पीने की तनिक भी इच्छा नहीं है उसे। आखिर उसकी प्यास सिर्फ पानी की ही तो नहीं। बड़े ही निराशा मन से वह अस्पताल से घर की तरफ लौट रहा था कि सुमित ने खबर दी, वेंटिलेटर वाला बेड रूबन अस्पताल में मिल गया है, लेकिन रोहित 3 लाख रुपए पहले जमा करवाने के लिए बोल रहा है। अब इतने रुपए की व्यवस्था इतनी जल्दी कैसे होगी भाई? रोहित तनिक भी विचलित हुए बिना बोला, भैया तुम चिंता मत करो, घर को संभालो, मैं देखता हूँ। फ़ोन रखते ही उसने सोचा, शायद पापा ने मेरी दुआएं कबूल कर ली। कुछ रुपए जो मैंने नीशू के स्कूल में एडमिशन के लिए बचा कर रखे हैं, और सीमा के कुछ गहने भी तो हैं, सब मिलाकर शायद काम चल जाए। बाद में जो होगा देखा जाएगा। वह जल्दी से घर पहुंचकर अलमारी से रुपए निकालकर बैग में रखते हुए सीमा से कहता है, सुनती हो, माँ को वेंटिलेटर पर रखने की आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए अभी तुरंत 3 लाख रुपए अस्पताल में जमा करवाने हैं। इतने रुपए तो है नहीं, तुम कहो तो तुम्हारे गहने बेचकर जमा कर दूं। माँ के ठीक होते ही मैं तुम्हें फिर से गहने दिला दूंगा। सीमा, ना नहीं कहना, माँ के लिए प्लीज़। सीमा ने बिना किसी प्रतिवाद के अपने सारे गहने रोहित को सौंप दिए। आज उसे पहली बार लगा कि रोहित औरों से बहुत अलग है। नीशू अपने डैडी मम्मी को बस निहारता भर रहा। रुपए और गहने लेकर रोहित घर से निकलते हुए सीमा से कहा, अपना और नीशू का ध्यान रखना सीमा, हल्दी वाला दूध ही नीशू को देना, और हाँ, तुम गर्म नमक पानी से गलारा करने मत भूलना। मुझे घर लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी, चिंता नहीं करना। नीशू उसके एकमात्र बेटे का नाम है। ऐसे नाम तो निशांत है उसका, लेकिन सब उसे प्यार से नीशू पुकारते हैं। नीशू स्वभाव से चंचल परंतु कुशाग्र बुद्धि वाला बच्चा है। उसकी माँ सीमा कहती है, नीशू बिल्कुल अपने पापा पर गया है। दिमाग का तो तेज है, लेकिन दुनियादारी में एकदम ज़ीरो। पता नहीं अपने पिता की तरह हर जगह लोगों की सुनता रहेगा या कुछ अलग करेगा। रोहित गहनों को लेकर झटपट उस ज्वेलरी के दुकानदार को फ़ोन किया जिसे वह अक्सर गहने खरीदा करता था। दुकानदार ने उसे मुबारकपुर अस्पताल के पास ही मिलने का समय दिया। कुछ दिन पहले ही खरीदे गए गहनों के भाव में अधिक कटौती पर रोहित ने भारी मन से गहने उसे दे दिए और माँ को लेकर रूबन अस्पताल पहुँच गया। माँ को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद वह मन में निश्चिंत भाव लिए घर लौटा। रात भर वह करवटें बदलता रहा, पर नींद है कि आने को तैयार ही नहीं है। बार बार उठकर वो मोबाइल में समय देखता, मन बहुत बेचैन है। बिछावन पर लेटे लेटे वह अतीत में खो जाता है। आज वो रात याद आती है जब उसे भारी वर्षा के बीच बहुत बुखार हो गया था। पापा भीगते हुए साइकिल से गांव के एक डॉक्टर को बुलाने गए थे। माँ आंचल से आंसू पोंछते हुए बार बार उसे पट्टी दे रही थी और पापा के जल्दी नहीं पहुंचने पर गुस्सा भी कर रही थी। छठी मैया सहित कई देवी देवताओं की मनौती भी मान रही थी। भैया भी तो माँ के साथ साथ बैठकर रोए जा रहे थे और तब तक पापा कुछ दवाइयाँ लेकर आ गए। उस डॉक्टर ने इतनी बारिश में घर आने से मना कर दिया था, लेकिन उसकी दवाइयों ने असर किया और बुखार उतर गया। बुखार उतर जाने के बाद भी मम्मा रात भर मेरे पास ही बैठी रही, एक पल के लिए भी नहीं सोई। सुबह जब मेरी नींद खुली तो माँ मेरे माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, अरे अरे मेरा प्यारा बेटा, ठीक तो है ना अब? मेरे हाँ कहने भर से माँ के चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान छा गई। बचपन की यादें रोहित के मन को पूरे बल से अतीत की ओर खींचे जा रही थी। उन खट्टे मीठे यादों में डूबे रोहित को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह के 7 बज गए हैं, रोहित अभी तक सोया है। वह अक्सर 5 बजे सुबह उठ जाया करता है। योग और व्यायाम करने के बाद चाय के साथ अखबार पढ़ता है, फिर ऑफिस का कुछ काम निपटाकर नाश्ते के बाद ऑफिस चला जाता है। इतनी देर तक उसे सोए देखकर सीमा कुछ चिंतित हुई, लेकिन उठाना मुनासिब नहीं समझा। उसे लगा कि शायद रात को ठीक से नींद नहीं आई होगी, इसलिए रोहित अभी तक सोया है। जब रोहित की नींद खुली तो सुबह के 8 बज गए थे। उठते ही वह सीमा पर गुस्सा गया कि उसने उसे सुबह क्यों नहीं उठाया। सर्किल ऑफिस भी जिंदल साहब ने बुलाया है और माँ को देखने अस्पताल भी तो जाना है। जल्दी से वह तैयार होकर अनमने ढंग से नाश्ता करके निकल जाता है। ऑफिस के लिए देर होते देख वह अस्पताल जाने का निर्णय बदल देता है।
मन ही मन वह सोचता है कि सर्किल ऑफिस में रिपोर्ट करने के बाद कुछ समय मिलकर माँ को देखने चला जाएगा। पता नहीं अभी तक जिंदल साहब गुस्से में ही हैं क्या। गुड मॉर्निंग सर, रोहित ने केबिन के दरवाजे को खोलते हुए बोला। आओ रोहित, बैठो, बोलो कैसी है तुम्हारी माँ। जिंदल साहब ने बड़े प्यार से बोला और रोहित के जवाब का इंतज़ार किए बिना ही उसे सर्किल ऑफिस में स्थानांतरण के पत्र उसके सामने बढ़ा दिए। देखो रोहित, हम सभी बैंक की नौकरी करते हैं, बैंक की भलाई में ही सबकी भलाई है। तुम्हारे साथ मेरी हमदर्दी भी है, लेकिन यार मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे ऊपर भी तो दबाव है। ऊपर से ये यूनियन के लोग तुम पर कंप्लेन लेकर बार बार मेरे पास आते हैं। इसलिए मैंने तुम्हारे और बैंक के हित में निर्णय किया है कि तुम मेरे साथ ही सर्किल ऑफिस में काम करोगे। तुम क्रेडिट के अच्छे जानकार हो, यहाँ तुम्हारी ज़रूरत भी है। यहाँ रहोगे तो तुम्हारे मन को भी कुछ हल्कापन लगेगा। वैसे भी ब्रांच के भीड़ भाड़ में अभी तुम्हें बचना चाहिए। जिंदल साहब ने इतना कहकर रोहित के चेहरे को पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन रोहित ने कोई जवाब देना उचित नहीं समझा और सिर्फ सहमति की जगह सिर हिला दिया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। थैंक यू सर कहकर वह बाहर निकल गया। एचआर इंचार्ज से मिलकर कागजी कार्रवाई करने के बाद अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद ही अस्पताल से कॉल आया और वह तेजी से दौड़ा बाहर निकल गया। उसे इस तरह तेजी से दौड़ते देख सभी अचंभित हो गए। जल्दी से गाड़ी निकालकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने स्थिति को गंभीर बताते हुए जल्दी कुछ इंजेक्शन की व्यवस्था करने को कहा। कई दवा के दुकानों का चक्कर लगाने के बाद जब वह थक हार कर बैठ गया तो वहीं पास में एक सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने हुआ व्यक्ति उससे पास आकर पूछा, आप इंजेक्शन खोज रहे थे ना? रोहित ने आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए बोला, आपको कैसे पता? उस आदमी ने बड़ी सहजता से बोला, मैं वही दवा की दुकान पर खड़ा था जहां आप गए थे। ऐसे वह इंजेक्शन मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको दिला सकता हूँ। कितने चाहिए? 6 चाहिए? रोहित ने हड़बड़ी में बोला, हाँ 6। इसके लिए आपको 1.5 लाख रुपए देने होंगे। ऐसे मार्केट में उसका दाम कोई 18 से 20 हज़ार है, लेकिन आपको मिलेगा नहीं। चाहे तो आप घूम कर देख लीजिए। 1 लाख दे सकता हूँ थोड़ी देर में। रोहित ने उसकी तरफ आशा भरी निगाह से देखकर बोला, नहीं तब तो संभव नहीं है। इतने में तो अस्पताल का डॉक्टर भी हम लोग को नहीं दे रहा है, आपको कहाँ से देगा? ठीक है, मेरा नंबर ले लीजिए, ज़रूरी हो तो कॉल कर लीजिएगा। ऐसे 6 फाइल ही बचा है, अगर कोई ग्राहक आ गया तो ये भी नहीं मिलेगा। वह आदमी अपना मोबाइल नंबर रोहित को देकर चला गया। रोहित क्षण भर वहाँ रुकने के बाद गाड़ी पर बैठा और सर्किल ऑफिस के बगल वाले ब्रांच में पहुंचकर अपने ओडी से 2 लाख रुपए निकाल लिए। अस्पताल पहुंचकर उस आदमी को फ़ोन कर बुलाया और इंजेक्शन के लिए 1.5 लाख रुपए दे दिए। उस आदमी ने रोहित को 6 इंजेक्शन देते हुए यह हिदायत दी कि यह बात वह किसी से नहीं कहे। रोहित हाफते हुए डॉक्टर के पास इंजेक्शन लेकर पहुंचा और डॉक्टर को देते हुए उसने पूछा कि मेरी माँ ठीक हो जाएगी ना सर मेरी माँ ठीक हो जाएगी ना? हम सब प्रयास कर रहे हैं, आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। इतना कहकर डॉक्टर चला गया और रोहित घर वापस आ गया। पापा, दादू और दादी घर कब आएंगे? उनके बिना मेरा मन नहीं लगता है। मैं घर में अकेले रह रहा कर बोर हो गया हूँ। आपको तो ऑफिस से फुर्सत नहीं मिलती और माँ दिन भर केवल पढ़ने को कहती है। मैं तो पागल हो जाऊँगा आप लोगों के चक्कर में। निशु के इतना कहते ही रोहित ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बेटा कुछ ही दिनों में दादू और दादी आपके पास आ जाएंगे। अभी वो बड़े पापा के घर गए हैं, कुछ दिन वहीं रहने दीजिए उन्हें। सीमा सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। बीच में रोककर बोली, निशु देखो बेटा तुम्हारे लिए क्या बनाई हूँ, पापा को आराम करने दो बेटा। निशु के चले जाने के बाद रोहित का मन और भारी हो गया। वह एक एक करके ऑफिस, अस्पताल, माँ, पिताजी, निशु, सीमा, बड़े भाई समेत सबके बारे में सोचकर बेचैन हुआ जा रहा था। वह नहीं सोच रहा था तो खुद के बारे में, जबकि सबसे अधिक दयनीय स्थिति उसी की है। इसी बीच मोबाइल पर अस्पताल का फ़ोन आते देख वह अज्ञात भय से सहम गया। डरते हुए फ़ोन उठाकर हेलो बोला ही था कि उधर से आवाज़ आई, सॉरी सर, हम आपकी माँ को नहीं बचा पाए। आप डेड बॉडी ले जाइए।
आपके द्वारा जमा कराए गए रुपए में से भी कुछ बच गए हैं। फ़ोन रखते ही वह जार बेजार रोने लगा। सीमा समझ गई, वह भी रोने लगी। यह देखकर निशु बिना कुछ सोचे समझे रोते हुए पापा के आंखों का आंसू पोंछने लगा। सभी एक दूसरे से चिपक कर रोते रहे, लेकिन अगल बगल का कोई भी उनके पास नहीं आया। कुछ देर बाद रोहित ने अपने बड़े भाई सुमित एवं ऑफिस के HR इंचार्ज को भी फ़ोन कर सारी बातें बता दी। अस्पताल पहुंचकर वहां खड़े शव वाहनों के ड्राइवरों से मोल भाव करते हुए वह झल्ला जाता है। कैसे लोग हैं यार, तनिक भी शर्म नहीं बची है। इतनी दूर के लिए इतना किराया लेकर भगवान को क्या जवाब देंगे ये लोग। नहीं नहीं, इनकी संवेदनाएं मर गई हैं। चलो भाई, उतना ही ले लेना, शमशान घाट छोड़ दो। कुछ देर बाद शमशान घाट पर रोहित अपने बड़े भाई के साथ माँ की लाश को लेकर कतार में लग गया। अपने बैंक में लंबी लंबी कतारें तो वो रोज देखता था, लेकिन दाह संस्कार के लिए भी कतार लगाना होगा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। इधर सर्किल ऑफिस में एक शोक सभा का आयोजन करके सभी अपने अपने कामों में लग गए। चाय की अंतिम चुस्की समाप्त होने के साथ ही रोहित की दुश्वारियों की चर्चा भी बंद हो गई। सिर्फ बंद नहीं हुआ तो जिंदगी के जद्दोजहद में अपनों को खोना। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सुशांत कुमार द्वारा वर्तमान जीवन की विद्रूपता और यथार्थ को बयां करती एक लघु कहानी जिंदगी के लिए जद्दोजहद। आवाज़ मेरी यानी तरुण श्रीवास्तव की थी।